नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में ख्याति प्राप्त हास्य कवि गजराज दास महंजे। कवि जी, आपका बहुत स्वागत है। गजराज जी, कविता की शुरुआत कैसे हुई, पहले ये जरा बता दीजिए, उसके बाद कविता पाठ तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। जी, कविता की शुरुआत मेरी संघर्ष के दिनों हुई। अपने संघर्ष के दिनों में समय कम मिलते थे, पर पढ़ने की मेरी रुचि रही। मैं पत्रिका, न्यूज़पेपर बहुत लगाव से पढ़ता था। विशेष रूप से रविवारी में गुरुतुल्य आदरणीय मधु पांडे जी को, वही मेरे माने हुए गुरु हैं, उनसे मेरी एक ही मुलाकात हुई बहुत समय बाद, और मुझे मलाल है कि उनके साथ मैं मन साझा नहीं कर पाया। तो आपने कहा कि संघर्ष के दिनों में कविता की शुरुआत हुई, तो अभी स्टेबल है, बढ़िया 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं? नहीं, उतना तो नहीं सर, पर हाँ, खाने पीने को पर्याप्त है। हास्य कवि बैठे तो ऐसी बातें निकल के आए। जी जी बिल्कुल। तो जब एक बार सुना दीजिए शुरुआती दिनों का कुछ। हर कदम पर मिली बाधा, हर मोड़ पर सामना हुआ परेशानी से। हर कदम पर मिली बाधा, हर मोड़ पर सामना हुआ परेशानी से, और कुछ भी न मिला आसानी से। दूध भी चाहा तो वास्ता पड़ा पानी से, और कुछ भी न मिला आसानी से। साहब, मेरे संघर्ष की इतनी लंबी है दास्तान, मेरे संघर्ष की इतनी लंबी है दास्तान, आदरणीय 14 फेरे लिया तब जाकर शादी हुई भाई साहब। तो कविता की शुरुआत संघर्ष के दिनों में हुई। आपने बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा किया। जी सर। कैसा एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। 2006 में मेरी शुरुआत हुई अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की। उस मंच पे मरहूम अलबेला खत्री जी संचालक थे। रायगढ़ गंज मंडी की वो कवि सम्मेलन। वहाँ बताओ, जब लोगों को पता चला कि छत्तीसगढ़ी का कोई नया कवि आया है, तो मुझसे मिलने आते थे लोग कि छत्तीसगढ़ी का नया कवि कौन है। और साहब, उस कवि सम्मेलन में इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो संचालक थे प्रारंभिक, वो मेरा नाम ही लेना भूल गए, मंच पर मुझे बुलाना भूल गए। अच्छा। तो कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ खेल तो नहीं हो गया, कि टीम से बाहर तो नहीं। पर मैं वहीं से अपने आप को बिल्डअप किया और मैंने अपने आप को तैयार किया। और जो ही मुझे माइक पर बुलाया गया, मैंने कहा कि जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो बाराती झूम कर नाचते हैं सामने, दूल्हा पीछे होता है, और दूल्हा तब सामने आता है जब द्वार पूजा होती है, और इस वक्त दूल्हा ही खड़ा है। तो वो गंज मंडी रायगढ़ का मेरा पहला कवि सम्मेलन। फिर वहाँ से शुरुआत हुई। तो अगले ही साल 2007 में आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी, जो तारक मेहता के नाम से फेमस है, उनके साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिला। हमारे भिलाई के बड़े अच्छे समन्वयक आदरणीय दीपक खरे भैया जी के माध्यम से उस कवि सम्मेलन में न सिर्फ शैलेश लोढ़ा जी, बल्कि अरुण जेमनी साहब, आस्करन अटल जी, ऐसे बड़े दिग्गज कवि। तो जो कॉन्फिडेंस और जो लेवल मुझे शैलेश लोढ़ा जी से मिला, वो आज तक मैं बरकरार रखता हूँ। मैं दावे से कहता हूँ कि जो आत्मविश्वास शैलेश लोढ़ा जी में है और जो मेमोरी उनमें है, वो शायद ही किसी में हो। तो कैसे कह सकते हैं कि मतलब शैलेश लोढ़ा का याददाश्त सबसे तेज, कोई वाकया कुछ? जी सर, बिल्कुल। 2007 में हमारा शो हुआ था भिलाई में, और तकरीबन मैं 2014 में मुंबई गया। मोहन स्टूडियो में कॉमेडी सर्कस शूटिंग चल रही थी। उस समय शैलेश साहब कॉमेडी सर्कस में थे। मेकअप लेके निकल रहा था, तो मुझे सामने देखते ही बोले कि अरे गजराज भाई, आप यहाँ कैसे? तो न सिर्फ मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, मेरा जो मित्र था वो तो और चौंक गया कि बाई नेम शहर का नाम उनको याद है। फिर शैलेश जी ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और बोले मेरे मित्र आए हैं भिलाई से, और बाकी इनकी सारी व्यवस्था कीजिए आप। तो वो उनका शार्पनेस है। कवि सम्मेलन में अब कुछ कवियों का वर्चस्व हो गया है जी। निचले लेवल के, या कहे दूसरे लाइन के, तीसरे पंक्ति के, चौथे पंक्ति के कवि आगे नहीं आ पा रहे। क्यों ऐसा? एक ग्रुपिज्म सा हो गया है। एक ग्रुप अपना काम करते हैं, और अभी क्या हो गया है कि तू मुझे बुला, मैं तुझे बुलाऊं। तो जो संयोजक कवि है वो संयोजक कवि को बुलाता है और वही घूमते रहते हैं। ज़्यादातर यही हो रहा है। लेकिन फिर भी प्रतिभा किसी के रोके रुकती नहीं। अगर ऐसा ही होता तो शायद हम सामने नहीं आते। अपनी मेहनत और हमारे जो आयोजक हैं, जिन्होंने हमारी प्रतिभा को पहचाना, अवसर दिए, तो उस वजह से हम लोग आज काम कर रहे हैं। तो कुछ सुना दीजिए। छत्तीसगढ़ का दुबराज हूँ, हास्य मंच का बल्लेबाज हूँ,
छत्तीसगढ़ का दुबराज हूँ, हास्य मंच का बल्लेबाज हूँ, और जो हंसाकर लोट पोट करे मैं वही हास्य कवि गजराज हूँ। अगर इसी को मैं कविता शैली में बोलूँ तो ये बोलूँगा, मेरे रग में महानदी बहती गंगा जमुना है, मेरे रग में महानदी बहती जमुना गंगा है, मैं वंशज हूँ कबीर का मन मस्त मलंगा है, मैं वंशज हूँ कबीर का मन मस्त मलंगा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा घर मुझे प्यारे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजा घर मुझे प्यारे, माथे पर है भारत माँ, माथे पर है भारत माँ, और दिल में तिरंगा है, माथे पर है भारत माँ, और दिल में तिरंगा है। जब लिवाज उतारिए ना, आइए ना हास्य कविता पे। जी बिल्कुल। आप हास्य कवि हैं, बल्लेबाज है हास्य मंच के, तो जरा एक बार वो उस शैली में बल्लेबाजी। हम कवियों के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब मैं कवि होकर भी ये बात नहीं मानता। मैं कहता हूं कि जहां न पहुंचे दुनिया सारी वहां पहुंचते हैं सेठ व्यापारी। हमसे भी आगे होते हैं। एक मिट्टी का ढेला भी रहेगा तो वो ये कह के बेच देगा, ये यहाँ का मिट्टी नहीं है, जयपुर से मंगाया हूँ। और इतना ही नहीं साहब, मैं 4 पंक्ति में सिद्ध करता हूँ। सत्तू सेठ के घर किरोड़ी मलाया, नाम भी व्यापारी वाले। सत्तू सेठ के घर किरोड़ी मलाया, जेब से निकाल कर फोटो दिखाया, बोला ये लड़का 2-2 फर्म का मालिक है, बड़ी मुश्किल से मनाया हूँ और तेरी बेटी की खातिर ब्याह का रिश्ता लाया हूँ। फोटो के लड़के में बड़ा दम था, खाते पीते घर का था, भारी भरकम था। मोटापा देख शंका हुई। सत्तू बोला यार किरोड़ी ये लड़का कुंवारा है। अब किरोड़ी का जवाब सुनना साहब। सत्तू बोला यार किरोड़ी ये लड़का कुंवारा है। किरोड़ी कहता है अरे सत्तू भाई ये लड़का बड़ा ही नेक और प्यारा है। अरे ये तो ये इसका बाप भी कुंवारा है, इसका बाप भी कुंवारा है। क्या बात है, क्या बात है। और अगर हास्य में जाए तो हास्य बहुत दूर होता नहीं है, सब अपने आसपास ही होते हैं। मैं एक मित्र के घर गया, बड़ा परेशान सा था, जबकि वो हंसमुख आदमी। मैंने पूछा भाई बात क्या है, तो वो कहने लगा कि यार मेरे यहाँ बहुत बड़ी परेशानी आई, भारी तकलीफ आई। मैंने कहा बता तो सही। तो बोले मेरी सास आई यार। मैंने कहा सास और परेशानी? बोले और नहीं तो क्या, खुद आई तो आई, साथ में 1.5 सास को हिलाई। 3 हाथ दूर, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 हाथ दूर रहते हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात है गजराज भाई, मेरी साली को घर में है छोड़ कर आई, जिसे लाना चाहिए तो उसे तो नहीं लाई। उसके बाद मैंने भाभी जी से हाल चाल क्या पूछा, उन्होंने अपने जीवन का पूरा दर्द बाहर रख दिया, पूरी तकलीफ बता दी। मैंने कहा कैसे भाभी, कैसे हैं हाल चाल? तो मुंह को ऐंठ के बोली क्या बताऊं देवर बाबू, हो गया जी का जंजाल। बहुत जल चढ़ाया तो प्रसन्न हुए भगवान, और उन्होंने मुझे दिया भी वरदान। पर क्या बताऊं भैया, पर क्या बताऊं भैया, चाहा था सलमान और हाथ में पाया कादर खान। चाहा था सलमान और हाथ में पाया कादर खान। इतने में उनका बच्चा हंसने लगा, न जाने उसे क्या जचने लगा। मैंने कहा बेटा हमसे न छुपाओ, अपने इस ठाके का राज तो बताओ। तब बच्चे ने कहा हंसने की तो बात है चाचा जानी, हंसने की तो बात है चाचा जानी, पापा है कादर खान और मम्मी अरुणा ईरानी। इतने में भाई साहब खुश हो गए, उछल कर बोले देखा नाम रोशन करेगा, होएगा ये भी मशहूर। मतलब मैं तो होशियार चंद हूँ ही। तब मैंने कहा सचमुच भाई साहब ये लड़का पक्का बनेगा शक्ति कपूर। छत्तीसगढ़ के कवियों को देश के अन्य राज्यों में जी उस औसत पे मंच नहीं मिलता है जी जिस औसत में देश के कवियों को छत्तीसगढ़ में मंच मिलता है। जी। क्यों ऐसा? मैं जैसे पहले बताया एक चैनल सा है, और छत्तीसगढ़ में 1-2 ही नाम है, 2 भी नहीं कह सकते, एक ही नाम है, उनका आना जाना पूरे देश विदेश में है, तो ज़्यादातर उन्हीं को जानते हैं। मगर जिनमें प्रतिभा है वो जाते हैं बाहर, बराबर प्रतिसाद मिलता है, पर जिस लेवल के हैं उस आधार पर नहीं मिलते। ये बात सही है। छत्तीसगढ़ में भी बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहां भी स्थानीय कवि को उस स्तर पे मौका नहीं दिया जाता है। कैसे दूर होगा ये विरोधाभास मैं बहुत शुरू से एक तरह से सहन कर रहा हूं। लोग कहते हैं लोकल हो, तो कोई भी लोकल से ही तो ऊपर उठता है। जब लोकल को मंच मिलते हैं तो प्रतिभा पता चलती है।
और कवि सम्मेलन या कविता एक ऐसी विधा है जिसके लिए बहुत हाई क्लास पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। एकदम अनपढ़ गंवार भी बहुत अच्छी कविता करते हैं। आपको बताकर मुझे गर्व हो रहा है, हमारे दुर्ग बघेरा में एक आदरणीय कवि हुआ करते थे, आदरणीय विशंभर नाथ मरहा, जिन्हें हम बाबूजी कहते थे। आज वो दुनिया में नहीं है। अंगूठा छाप थे, स्कूल उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन जिस लेवल का हास्य व्यंग कविता वो पढ़ते थे, आज़ादी के जितने सेनानी हुए उनका नाम वो जिस फराटेदार लेते थे, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। उनको पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कहना यही चाहता हूँ सर कि मंच मिलते हैं तो प्रतिभा पता चलती है, अन्यथा वो लोकल ही रहता है। जबकि मैं लोकल की परिभाषा कुछ इस तरह से देता हूँ, लोकल का मतलब स्थानीयता से नहीं, बल्कि लोकल का मतलब होता है लोकल। लोकल ये आने वाला कल है, और जहाँ जहाँ हम जैसे लोगों को मौका मिलता है हमने साबित किया। आपने लोकल कहा, लेकिन वो कल तो पिछले 25 साल से छत्तीसगढ़ में नहीं आ रहा है। ये बात भी सही है सर। अब आयोजकों को ये सब ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं बहुत आशान्वित रहता हूँ, बहुत आशावादी हूँ मैं। तो मेरी जो यात्रा रही वहाँ से मैं देखता हूँ, मैं जांजगीर चांपा जिले के सिउड़ गांव से निकला हूँ। सिउड़ गांव बहुत शिक्षित गांव। तो वहाँ से मैं निकला, मेरे जीवन का पूरा संघर्ष मैंने कोरबा में किया। कोरबा मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए नहीं कि कोरबा से मेरी पत्नी आई है, मेरा ससुराल है, बल्कि कोरबा में मैं गली गली संघर्ष किया। इतने पापड़ बेला साहब की पापड़ छानने वाली भी मैं कोरबा से ही लाया। तो कोरबा आज भी मुझे गले लगाता है। कोरबा के हर जगह मैंने कवि सम्मेलन किया हो, चाहे बालको हो, ऊर्जा नगर हो, रेलवे स्टेशन हो, पुराना बस स्टैंड। तो प्रतिभा का मूल्यांकन होता है, ये बात सही है, लेकिन बड़े पैमाने पर भी होता है। 2012 का कवि सम्मेलन मुझे याद है, नवभारत महाकवि सम्मेलन। उस समय नवभारत में महाकवि सम्मेलन के लिए छत्तीसगढ़ी हास्य कवि की जरूरत थी। उन्होंने ऑडिशन किया। अच्छा। लेकिन मुझे संयोगवश मेरी मुलाकात हुई उस इवेंट के इवेंट मैनेजर यासीन खान साहब से। उनसे 2 मिनट की मेरी मुलाकात में उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने कहा कि एक ड्रॉअर से एक पेपर निकाला, बोला इसे पढ़ो। पहले मुझे कहा कि आप सेलेक्ट हो गए हो, अब इसको पढ़ो। उस पेपर में कागज में लिखा हुआ था कि यदि आप में काव्य का हुनर है तो आइए नवभारत आपको मंच देगा। बोले ये कल के अखबार में छपेगा, और आज तुम मुझे मिल गए। फिर उन्होंने मुझे नवभारत के और जो बसंत वीर उपाध्याय जी थे उनसे मुलाकात करवाया। उन्होंने मुझे सुना और मुझ में उस वक्त उनके हिसाब से जो कमियां थी उनको दूर किया और साफ हिदायत दी कि जो भी तुम हिंदी बोलते हो उसको छत्तीसगढ़ी में बोलो। नहीं तो वो हिदायत कितना काम आया वो कविता के माध्यम से सुनेंगे, वो भी छत्तीसगढ़ी में बहुत काम आया। बिल्कुल साहब, जैसे आपने गौर किया होगा, शहर में जब कभी भी कॉलेज के नया बिल्डिंग बनते वो अक्सर शहर के बाहर खाली मैदान में बनते। एक कारण मैं हास्य कविता की दृष्टि से बोलता हूँ कि कॉलेज के नावा भवन शहर के बाहर एकर सेती जाथे बनाए। कॉलेज के नावा भवन शहर के बाहर एकर सेती जाथे बनाए ताकि लड़का लड़की पढ़े लिखे ना सही, कम से कम मिले के बहाना तो आए। लेकिन साहब में हास्य के बात नहीं है। आज के तारीख में प्यार करना आसान काम नहीं है। जैसे कोई जॉब पर बड़े डिग्री की जरूरत होती है, उसने प्यार करे की भी योग्यता है। और योग्यता मैं बताता हूं कि लॉ प्रपोजल के रिप्लाई पाके, आपके समय शायद प्रेम पत्र आती हुई, आजकल कोई प्रेम पत्र नहीं आया, मोबाइल में रिप्लाई आते हैं। तो लॉ प्रपोजल के रिप्लाई पाके लड़का के तनमन डोलिस, पर तो प्रश्न पत्र निकलिस जब इनबॉक्स खोलिस। लिखे रहा है का तोर पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, का तोर पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, नवा मॉडल के बाइक, एप्पल सीरीज के मोबाइल है, का तोर पास नौकरी है, कोनो ड्रेसिंग स्टाइल है, नवा मॉडल के बाइक और एप्पल सीरीज के मोबाइल है। अगर ये सब कुछ हो ही तो काल फेर आवे, अगर ये सब कुछ हो ही तो काली फेर आवे, नहीं तो लाल गुलाब धर के दांत निपोरे झन आवे। उत्कम लड़का के बदल के बर्ताव और गुस्सा में कहिस मोर प्यार के अंगूर है तो लीम कस दिखिस। अभी बाजार में अंगूर है, थोड़ा दिन में लीम पखी एक जैसे दिखते, तो वही कहिस मोर प्यार के अंगूर है तो लीम कस दिखिस। और लड़का आगे जे बात कहिस बहुत पसंद आई। लड़का कहिस अरे मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हूं।
अरे मैं तो भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हाँ, नहीं तो लड़का महू लिखे पढ़े हाँ। ओकर बाद वो कहिस कि अगर ये सब कुछ मोर पास होतीस तो मैं तोला का बार आजमाते हूँ, अगर ये सब कुछ मोर पास होतीस तो मैं तोला का बार आजमाते हैं, मैं तो सीधा सीधा मुंबई के कोनो हीरोइन ले फोन लगाते हूँ। तो ये सुधार है इस मोर में उपाध्याय जी से। फिर वो नवभारत के मंच मैं लगातार रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव तीनों जगह कंटिन्यू रहे और मैं मोला आशीर्वाद मिलिस डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, शबीना अदीब आपा जी, मशहूर शायरा, मशहूर व्यंगकार संपत सरल जी, और सबीना अदीब आपा जी के याद आते तो ओकर से जोकर तर्ज है खामोश लब है झुकी है पल की, हर कोई पसंद आते। तो मोर का है सर, मैं कौन धुन पसंद आते ना तब मैं अपन कोशिश करता हूँ, तो वही धुन में मैं प्रयास करता हूँ। देखे हाँ तोला मैं हाँ जबले नशा म तोरे झूमत रही था, देखे हाँ तोला मैं हाँ जबले नशा म तोरे झूमत रही था, बने हंस फुलवा तै चमन के, बने हंस फुलवा तै चमन के, भंवरा बन के घूमत रही था, देखे हो तोला। अच्छा, मैं बड़ा धार्मिक टाइप के प्रेमी हूँ। पाठ पूजा और सांझ सुमिरन, पाठ पूजा और सांझ सुमिरन, जला के दिया मैं करता वंदन, स्वीकार करबे कब तै मोला, स्वीकार करबे कब तै मोला, भगवान शिवले पूछत रही था, देखे हो तोला। तो बड़े मन के संगत के लाभ भी लेना चाहिए और असर पड़ते। राहत इंदौरी साहब मोला कभू गजराज नहीं कहे, तीन दिन साथ रहे हम, वो मोला बेटा गजरे बस। आप कुमार विश्वास के साथ भी आपने मंच साझा किया, क्या अनुभव रहा? 3 बार। बहुत ही ऊर्जावान, इतना अच्छा कवि, इतना कॉन्फिडेंट कवि, इतना उत्साहित, 3 घंटे 4 घंटे लगातार संचालन करने के बावजूद उन्हें आप कभी पानी पीते वगैरह भी नहीं देखेंगे। ये अपने आप में मतलब आदर्श वाली बात है कि हम परफॉर्म करते हैं। कई लोगों को आप संचालन करते देखना इधर उधर उड़ते घूमते रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। उनसे हमें यही सीख मिलती है। दूसरी बात, अपने कॉन्सेप्ट पे एकदम क्लियर होते हैं। और उनसे एक बड़ा वाक्य बता रहा हूँ आपको। राजनांदगांव कवि सम्मेलन में नवभारत के ही रायपुर से हमारे साथ थे जयप्रकाश त्रिपाठी जी, हमारे मित्र हैं। तो हम दोनों कुछ बात किया और हाथ मिला रहे थे। तो उसमें एक और कवि थे आशीष अनल अवस्थी साहब, वो पास आए, बोले क्या ऐसा हो गया कि तुम लोग हाथ मिला रहे हो, पहले भी तो मिले हो। तो मैंने कहा कि सर मेरी 2 गुड़िया है और इनकी भी 2 गुड़िया है, तो हम दोनों हाथ मिला रहे हैं। तो आशीष अनल जी ने कहा फिर तो मुझसे भी हाथ मिलाए, मेरी भी 2 गुड़िया है। ये दूर से, थोड़ी दूर से कुमार विश्वास साहब देख रहे थे। उन्होंने बोला क्या तुम लोग हाथ मिलाना कर रहे हो सबके सब। तो फिर मैंने कहा कि साहब हम तीनों की 2 बेटियां हैं तो हम लोग हाथ मिला रहे हैं। तो कुमार विश्वास साहब ने बाहें फैलाई, बोले कि तुम सब तीनों मुझसे आके गले मिलो, मेरी भी 2 बेटियां हैं। तो ये वाकया जीवंत है। लेकिन एक बड़ा दिक्कत ये है स्थानीय कवियों के साथ, लोकल कवियों के साथ, कि आप बड़े बड़े कवियों के साथ मंच तो साझा करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो अपने चॉइस में आपको कभी नहीं रखते। ये बात सही है। कैसे खत्म होगा ये, कैसे ये परंपरा टूटेगी? इससे तो एक ही बात कह सकते हैं सर, अब दुनिया को सुधार सकते नहीं। हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रस्तुति, हमारी कविता में वो वजन हो तो जाहिर है दुनिया पूछेगी। वजनदार यही कि सर बिल्कुल वजन में ये है कि मैं आपको व्यंग सुना देता हूँ, बिल्कुल आप सही जगह पहुँचेंगे। पास होने के लिए वो कहते हैं सदा रहूँगा पास, पास होने के लिए वो कहते हैं सदा रहूँगा पास, और पास हो जाने के बाद कहते हैं पास तभी आना जब हो पास। और कुमार विश्वास साहब की बात छिड़ी है तो उनके लहजे में मैं सुना दूं।
कि एक कवि अगर किसी पर मोहित हो जाए, उसे प्रेम हो जाए, तो उसकी भाषा कैसी हो सकती है। ये गोरे गाल पे तेरे जो काला तिल नहीं होता, ये गोरे गाल पे तेरे जो काला तिल नहीं होता, न छलकते जाम आँखों से तो नशा सा फिल नहीं होता। सजती नाज अधरों पर रंगत गुलाबों की, सजती नाज अधरों पर रंगत गुलाबों की, न घूमता बन के मैं भौरा आवारा दिल नहीं होता, न घूमता बन के मैं भौरा आवारा दिल नहीं होता। दूसरी बात साहब, कवि सम्मेलन में बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि होते हैं, अगर उनमें थोड़ी झगड़ा हो जाए थोड़ा, तो उनकी भाषा कैसे हो सकती है। अब देखिए, डॉक्टर बुखार दास डॉक्टर चाहत बिजनौरी को चमका रहे हैं, धमका रहे हैं। तुझे लाचार कर दूंगा, तुम्हें बेकार कर दूंगा। उनकी भाषा आम लोगों की भाषा तो होगी नहीं। तुम्हें बेकार कर दूंगा, तुम्हें लाचार कर दूंगा, तेरी राहों की फूलों को मैं अंगार कर दूंगा। मतलब उसकी राह में फूल भी है तो आग लगा देगा। ऐसे फिर कभी घुर के जो देखा तो बता दूं मैं, उद्घाटन से पहले तेरा आभार कर दूंगा, शुभारंभ से पहले तेरा आभार कर दूंगा। रिप्लाई भी होगा इस पे? रिप्लाई उसको छोड़िए, वो क्या जवाब देगा। आभार में बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा, लेकिन एक बात ये देखने को मिला कि कवि को समालोचक माना जाता है, समानांतर माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता डगमगा रहा है। अब आप थोड़े से जो कहते हैं कि राग दरबारी की तरफ बढ़ गए हैं। बिल्कुल चाटुकारिता। वो इसलिए साहब कि आज का जो दौर है ना, अब व्यंग का दौर नहीं रहा। लोग व्यंग सुनना नहीं चाह रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं तो व्यंगकार ऐसा होता था कि दिशा देता था कि कल क्या गलत हो गया, उसको आज व्यंग की 4 पंक्ति में सुन लेते। आज कार्टून नहीं छपते पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में। नहीं तो कार्टून में कार्टूनिस्ट जो है एक छोटे से कोने में बता देता था कि भाई ये गलत हो रहा है। तो दिक्कत यही है। और दूसरी बात, आज हर कोई मुंह मियाँ मिट्ठू बन के अपना साध रहे हैं, हर किसी को कुछ चाहिए। दरअसल अभी खुल के कहना चाहिए कि राजनीति हावी है और उसमें भी धाराएं हावी है। तो व्यंगकार या जो बात कहनी चाहिए, लोग लिखते हैं पर बोलते नहीं। नहीं, लेकिन कविता एक ऐसी शैली, एक ऐसी विचारधारा जो कई बड़े निर्णय जिसके बदौलत लिए गए, वो अगर प्रभावित होगी तो फिर कैसे भविष्य इसका उज्जवल होगा। मेरे जीवन में तो हुआ है सर। जब पहली सरकार बनी थी उस वक्त सिंहदेव जी वित्त मंत्री थे। रामचंद्र सिंहदेव जी। हरिभूमि में एक कॉलम आया कि छत्तीसगढ़ में लॉटरी शुरू करने वाले हैं। तो मैं उस वक्त बिल्कुल, कवि तो मेरे साथ नाम जुड़ा ही नहीं था, बस अपने घर में लिखता था। तो मुझे ये बात जची नहीं और मैंने खुले तौर से लिखा कि लॉटरी से किसी का भला हो नहीं पाएगा। जब मध्य प्रदेश में चल रही थी तो चौका छक्का में घर बर्बाद होते थे। पता नहीं वित्त मंत्री साहब कौन सी तरक्की करना चाहते हैं। ये बात वहां तक पहुंची भी और लॉटरी शुरू नहीं हुई। तो मेरा अनुभव ऐसा है कि बात कहने से सही जगह पहुंचती है और दिशा तो मिलती है। कुछ सुना दीजिए जरा, थोड़ा माहौल थोड़ा सा हल्का हो जाए। जी बिल्कुल। आप व्यंग्यकार है। मैं आपको सुना देता हूँ साहब। जैसे आज लोग अपनी भाषा में बात करते हैं। अब मान लो, अभी आप देखते हैं समाज में आजकल जो दारू कल्चर है या गुटखा का कल्चर आ गया। जिसे देखो गुटखा खाया रहता है। गुटखा खाया हुआ लड़का है, उसे अगर प्रेम हो किसी लड़की से तो कैसे इजहार करेगा। वो कहता है कि समाजा मेरी निगाहों में, पलकों पे तुझे बिठा लूंगा। समाजा मेरी निगाहों में, पलकों पे तुझे बिठा लूंगा। चंपा जूही कलियों से
तेरी राह सजाऊंगा, चंपा जूही कलियों से तेरी राह सजाऊंगा। और गुटका उसके लिए कितना महत्व रखता है। प्यार मेरा स्वीकार करे तो जलवा बड़ा दिखाऊंगा, प्यार मेरा स्वीकार करे तो जलवा बड़ा दिखाऊंगा। कसम है गुटका पाउच की, रायपुर से गोवा घुमाऊंगा। कसम है गुटका पाउच की, रायपुर से गोवा घुमाऊंगा। अब आज की लड़की जवाब देना जानती है। हाँ, जवाब कर दिया। लड़की कहती है कि जहां बुलाए तू मुझको, दौड़ी चली मैं आऊंगी। जहां बुलाए तू मुझको, दौड़ी चली मैं आऊंगी। महानदी की नावों में नौका विहार कराऊंगी। महानदी की नावों में नौका विहार कराऊंगी। और आगे कहती है, छोड़ दे गर तू गुटका पाउच, अधर से अधर मिला दूंगी। छोड़ दे गर तू गुटका पाउच, अधर से अधर मिला दूंगी। गोवा की क्या बात करे, स्विट्जरलैंड घुमा दूंगी। गोवा की क्या बात करे, स्विट्जरलैंड घुमा दूंगी। गजराज जी, समय हो रहा है, समापन का वक्त है। एक अंतिम पंक्ति सुना दीजिए, फिर समाप्त करेंगे हम। मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी करता हूं और मेरे जीवन में बहुत से गुरुओं का स्थान रहा है। आदरणीय गोविंद पाल जी, आदरणीय अरुण कुमार निगम जी, मेरे छंद गुरु, मेरे थिएटर गुरु रजनीश झांझी जी, इन सब का जीवन में योगदान रहा है। और भिलाई में एक जामा मस्जिद है साहब, जब कभी आएंगे देखेंगे जामा मस्जिद की दीवार से लगी हुई चर्च है। ये दृश्य याद रखने में अपने जीवन की श्रेष्ठ पंक्तियां रखता हूं। चर्च ने कहा मस्जिद से, हम आपस में कितना जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। तो मस्जिद ने कहा, मगर हमारे मानने वाले, चाहने वाले कितना बटे हैं। चर्च ने कहा मस्जिद से हम आपस में कितना जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। तो मस्जिद ने कहा, मगर हमारे मानने वाले, चाहने वाले कितना बटे हुए हैं। वहीं थोड़ी दूर गुरुद्वारा से आवाज आई, जबकि ये भगवत गीता के श्लोक, कुरान की आयतें, बाइबिल और गुरुवाणी रटे हुए हैं। ऐसा कोई नहीं जिन्होंने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा। जबकि भगवत गीता के श्लोक, कुरान की आयतें, बाइबिल और गुरुवाणी रटे हुए हैं। वहीं बाजू में सतनाम भवन है। सतनाम भवन से आवाज आई, अरे ये तो स्वार्थी लोगों के कांटे कटे हुए हैं। अरे ये तो स्वार्थी लोगों के कांटे कटे हुए हैं, वरना पैदा तो सभी भारत माँ के बेटे हुए हैं। भारत माँ के बेटे। बेहद शुक्रिया सर, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न केवल कवि बल्कि कविता का भविष्य उज्जवल हो, इस दौर में जब लोग स्थानीय को लोकल कह रहे हैं, इस दौर में उनका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।